हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य। आज हम इस पार्ट में ओएसपीएफ एरिया और एलएसए 3 के बारे में जानेंगे। बट एलएसए 3 के बारे में हम डिस्कस करें, देख लेते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था। तो हमने पिछले वीडियो में लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में जाना था, जो कि बेसिकली जिनको हम एलएसएस बोलते हैं। और एलएसएस का मतलब क्या होता है? कोई भी राउटर अपने लिंक्स के स्टेट के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट देता है उसको हम बोलते हैं एलएसए। और ऐसे 8 टाइप के एलएसए होते हैं, जो कि है राउटर एलएसए, नेटवर्क एलएसए, समरी एलएसए, समरी एएसबीआर एलएसए, ऑटोनोमस सिस्टम एक्सटर्नल एलएसए, मल्टीकास्ट ओएसपीएफ एलएसए, नॉट सो स्टबी एरिया एलएसए एंड एक्सटर्नल एट्रीब्यूट एलएसए फॉर बीजीपी। तो ऐसे 8 टाइप के एलएसए होते हैं। और हमने पिछले वीडियो में पहले 2 एलएसए के बारे में जाना था, राउटर एलएसए और नेटवर्क एलएसए। तो राउटर एलएसए में मतलब एलएसए 1 में होता यह है कि कोई भी राउटर अपना एक एलएसए 1 जनरेट करता है। हर एक राउटर एक ओएसपीएफ डोमेन में अपना एलएसए 1 जनरेट करता है, ये निश्चित है। तो उस एलएसए में होता क्या है, बेसिकली इस डायग्राम से देखें तो R1 जो है इन लिंक्स के बारे में बताएगा R2 को, R2 भी अपने से जुड़े हुए लिंक्स के स्टेट्स के बारे में R1 को बताएगा। तो हमने ये देखा था राउटर एलएसए में, और साथ ही साथ ये भी देखा था कि उसके अंदर के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जब R1 अपने कनेक्टेड लिंक्स के बारे में R2 को बताता है, तो वो अपनी लिंक आईडी बताता है, जो बेसिकली उसकी खुद की राउटर आईडी होती है। एडवर्टाइजिंग राउटर आईडी, क्योंकि R1 जनरेट कर रहा है इसलिए वो होता है। एलएसए की एज, एलएसए का क्या चेकसम है, R1 से कितने नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, और इस एलएसए का क्या सीक्वेंस नंबर है, ये भी हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि एलएसए एज और एलएसए सीक्वेंस नंबर से कैसे ओएसपीएफ में लूप अवॉइड होता है, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने राउटर एलएसए के डेटाबेस को ओपन करके उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, ये हमने देखा था। तो अगर हमें राउटर एलएसए का डेटाबेस ओपन करना है तो मैं कमांड चलाऊंगा शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस राउटर। राउटर मतलब राउटर एलएसए या फिर टाइप 1 एलएसए। तो उसमें हमने देखा था कि उस एलएसए में वो ये बताता है कि उस पर्टिकुलर राउटर से कितने लिंक्स कनेक्टेड हैं, और उन लिंक्स पे क्या क्या नेटवर्क चल रहा है, और उस पर्टिकुलर राउटर की इन नेटवर्क्स के नेटवर्क तक पहुंचने का कॉस्ट क्या है, फिर उस लिंक से कौन सा नेबर पहुंच सकते हैं उसकी आईपी एड्रेस क्या है, और जिस इंटरफेस पे ये एलएसए 1 चल रहा है या चलाया गया है उसकी आईपी एड्रेस क्या है। ये सब इंफॉर्मेशन हमें एलएसए 1 से पता पड़ता है। और हमने इसको वायर शार्क ओपन करके भी सब देखा था, है ना। फिर हम आगे बढ़े थे एलएसए नंबर 2 पे। हमने ये देखा था कि एलएसए नंबर 2 लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि एक ही अगर ओएसपीएफ डोमेन में लेके चलूं तो नंबर ऑफ एलएसए वंस और उनका साइज जो एक्सचेंज होता है हर राउटर्स के बीच में वो काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओएसपीएफ एडजेसेंसी भी बड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से एलएसए 1 बढ़ता है। ठीक है। और इनकी वजह से सेम डेटाबेस सभी राउटर्स की तरफ फ्लड होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी एक ओएसपीएफ डोमेन रखने के लिए। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने लेके आया कि बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर और डेजिग्नेटेड राउटर का कंसेप्ट लेके आया। तो जिसमें हमने ये देखा था कि एक बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर और एक डेजिग्नेटेड राउटर क्लासरूम एनालॉजी के हिसाब से कौन कौन होते हैं। तो एक क्लास मॉनिटर और एक असिस्टेंट क्लास मॉनिटर जो है डीआर और बीडीआर बनता है, जिसमें डीआर और बीडीआर के पास सभी इंफॉर्मेशन होती है और वो अपनी इंफॉर्मेशन पूरे क्लास के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ नेटवर्किंग डोमेन में भी होता है। तो फिर उसके बाद हमने देखा था कि डीआर बीडीआर इलेक्शन कैसे चलता है। हमने देखा था कि सबसे पहले बीडीआर इलेक्ट होता है ना। और बीडीआर इलेक्ट होने के बाद ये देखा जाता है कि डीआर कौन है, क्योंकि डीआर नहीं है तो वही बीडीआर डीआर बन जाता है और फिर से बीडीआर का इलेक्शन होता है। फिर हमने ये देखा था कि एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में कौन कौन से शो आउटपुट्स चलाकर हम कैसे कैसे डेटाबेस की इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से हम अगर देखें तो डीआर बनता है R5 और बीडीआर बनेगा R4। और हमने ये भी देखा था कि डीआर 224.0.0.5
5 और 224.0.0.6 पर मैसेजेस या फिर OSPF मैसेजेस को लिसन करता है। तो ये R1, R2, R3 जब भी कोई एक OSPF हेलो मैसेज भेजेंगे वो 224.0.0.6 पर भेजेंगे और वो सिर्फ और सिर्फ DR को रिसीव होगा। और DR जब इनको रिप्लाई करेगा तो 224.0.0.5 पे रिप्लाई करेगा, जिससे कि सभी OSPF राउटर्स के पास वो मैसेजेस रीच होते हैं। तो हमने इन LSA2 भी देखा था कि जब भी कोई राउटर DR बनता है तब वो LSA2 जनरेट करता है, ये बोलते हुए कि मैं DR बन गया हूं, अब बाकी सभी राउटर्स मेरे साथ अपना डेटाबेस एक्सचेंज करो। तो हमने ये सब देखा था। चलिए अब देखते हैं OSPF एरियाज के बारे में और LSA3 के बारे में। तो OSPF एरिया, अब एरिया क्या होता है ये समझने के पहले हम कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि एक बड़े से OSPF रीजन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। ये बहुत ही सिमिलर है हमारा LSA2 का, जो हम LSA2 क्यों लेके आए थे, वही सेम रीजन है एक बड़े से OSPF एरिया में, है ना। LSA2 बेसिकली एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन में होता है, बट यहां पर हम ब्रॉडकास्ट डोमेन नहीं, एक बड़ा सा OSPF एरिया देख रहे हैं जिसमें अलग अलग राउटर्स हो सकते हैं और उन अलग अलग राउटर्स का IP एड्रेस भी अलग अलग हो सकता है ना। हम ये लेकर चल रहे हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा OSPF नेटवर्क है। अब इसमें दिक्कत क्या आ सकती है, मानते हैं कि R5 और R6 के बीच का ये जो लिंक है वो डाउन हो गया। वो जैसे ही डाउन होता है तो R5 और R6 दोनों LSA1 जनरेट करेंगे, ये बोलते हुए कि भाई उनका वो नेटवर्क या फिर वो लिंक डाउन हो गया। और वो LSA ये अपने सभी नेबरिंग राउटर्स को भेजेंगे और ये नेबरिंग राउटर्स अपने नेबरिंग राउटर्स को भेजेंगे। तो ये LSA फ्लड होते होते फाइनली R1 के पास आएगा। और इमेजिन कीजिए कि R1 के पास कितने सारे LSA1 आएंगे और हर LSA1 को R1 को प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब LSA1 सिर्फ R1 के पास नहीं, सभी राउटर्स के पास आ रहे हैं और ये सभी राउटर्स उस LSA का एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे। तो ये एक्नॉलेज अपडेट के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट भी फ्लड हो रहा है ना। और वो सभी एक्नॉलेजमेंट R5 और R6 के पास भी जाएगा। तो अगेन वैसे ही R5 और R6 के बीच का लिंक डाउन हो गया है और लिंक डाउन होने पे LSA एक्नॉलेजमेंट्स भी वापस आ रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि इतने बड़े से नेटवर्क में एक कोई भी लिंक फेलियर होता है तो सभी जगह LSA फ्लड होता है। और कैसे LSA का LSA अपडेट्स का जो काउंट है वो कैसे बढ़ जाता है ये भी हमने समझ लिया। अब R5 और R6 के बीच का लिंक जब डाउन होता है तो बेसिकली ये दोनों क्या ढूंढते हैं कि मैं R5 ये देखेगा कि मैं R6 के पास लीस्ट कॉस्ट से कैसे पहुंच सकता हूं। सिमिलरली R6 भी यही देखेगा कि R5 तक मैं कैसे लीस्ट कॉस्ट में पहुंच सकता हूं। देखा जाए तो उनके लिए लीस्ट कॉस्ट, नेक्स्ट लीस्ट कॉस्ट या फिर ऑल्टरनेट पाथ क्या होगा, वो होगा R14 से, है ना। तो R5 जब LSA जनरेट करेगा और वो ऑल्टरनेट पाथ भी ढूंढ लेगा R14 से, R6 भी यही करेगा। बट जैसे ही उसने LSA जनरेट किया और जब तक वो LSA R1 के पास पहुंचता है, R5 ने तो ऑल्टरनेट एक रास्ता भी ढूंढ लिया। तो क्या R1 को जरूरत है ये LSA रिसीव होने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली R1 जब तक अब वो उस LSA का रिस्पॉन्स देगा तब तक R5 ने R14 को अपना बेस्ट पाथ बना के अपना ट्रैफिक भेजना भी शुरू कर देगा। तो R1 के पास जो LSAs आ रहे हैं और उसका जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसका कोई मतलब ही नहीं निकला, है ना। तो हुआ ये कि एंड टू एंड डिवाइसेस एक OSPF एरिया में इफेक्ट करते हैं। उसके बाद अब क्योंकि LSA फ्लड हो रहे हैं, LSA फ्लड हो रहा है तो हर एक राउटर को अपना डेटाबेस चेंज करना पड़ता है। तो पूरे नेटवर्क में डेटाबेस भी चेंज हुआ, साथ ही साथ डेटाबेस चेंज हो रहा है, LSA अपडेट्स आ रहे हैं, LSA एक्नॉलेजमेंट भेजना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हर राउटर का CPU प्रोसेसिंग बढ़ता है। ये तो सिर्फ OSPF मैसेजेस हैं, साथ ही साथ ये राउटर डेटा भी भेज रहे हैं। तो डेटा को भी प्रोसेस करो, OSPF हेलो को भी प्रोसेस करो, इनके डेटाबेस को भी चेंज करो, तो हर राउटर का प्रोसेसिंग बढ़ता है। तो जिसके कारण हमने क्या किया कि इतने बड़े से एक OSPF को, रीजन को, हमने उसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया।
अब ये डिवाइड करने से हुआ क्या? पहला तो ये जो छोटे छोटे सर्कल्स आप देख रहे हैं उनको हम एरिया बोलते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, एरिया मतलब एक बड़े से ओएसपीएफ रीजन को आप छोटे छोटे ओएसपीएफ एरिया में डिवाइड कर दो। तो ये एरिया का फायदा क्या होता है? एरिया का फायदा ये होता है कि इस एक एरिया के अंदर जो भी एलएसए जनरेट होता है वो सिर्फ इसी एरिया तक लिमिटेड है। मतलब इस एरिया के बाहर वो एलएसए नहीं जाएगा। तो हम वापस वही एग्जांपल देखते हैं जहां पे R5 और R6 के बीच का लिंक डाउन होता है। जैसे ही डाउन हुआ, R5 और R6 दोनों ने अपना एलएसए जनरेट किया। जब जनरेट किया, वो एलएसए ये एरिया छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। अगर वो एलएसए ये एरिया छोड़ के बाहर नहीं जाएगा तो इवेंचुअली क्या होगा, वो एलएसए R1 तक भी नहीं पहुंचने वाला। तो इससे हुआ ये कि एलएसए की फ्लडिंग रुक गई। ठीक है, सभी राउटर्स के पास एलएसए नहीं गया, ना ही सभी राउटर्स ने उनका एक्नॉलेजमेंट दिया, और बाकी जितने भी राउटर्स है दूसरे एरिया में उनका डेटाबेस भी सेम होगा। सेम मतलब स्टेबल रहेगा, जिससे कि इनकी सीपीयू प्रोसेसिंग भी नहीं बढ़ेगी। तो हमने ये भी देख लिया कि यार एरिया में अगर मैं एक बड़े से ओएसपीएफ डोमेन को एरिया में सेग्रीगेट करता हूं तो क्या क्या फायदा है। इसी वजह से हम एक बड़े से नेटवर्क को छोटे छोटे एरियाज में, ओएसपीएफ एरियाज में डिवाइड करते हैं। अभी हम थोड़ा और एरिया के बारे में जान लेते हैं कि एरिया में क्या क्या फीचर्स होते हैं। दो टाइप के एरिया होते हैं। एक होता है एक होता है बैकबोन एरिया और दूसरा होता है नॉन बैकबोन एरिया। ओएसपीएफ में एरिया 0 को बाय डिफॉल्ट बैकबोन एरिया माना जाता है, और बाकी जितने भी एरिया है, 0 के अलावा जितने भी एरिया हैं वो उनको बोलते हैं नॉन बैकबोन एरिया। तो इस डायग्राम के हिसाब से एरिया 2 और एरिया 1 बैकबोन एरिया है। अब एरिया 0 के अंदर जितने भी राउटर्स हैं उनको हम बैकबोन एरिया राउटर्स बोलते हैं या फिर बैकबोन राउटर्स बोलते हैं, क्योंकि वो बैकबोन एरिया के पार्ट हैं। तो यहां पर R1, R2, R3 और R4 ये चारों राउटर्स बैकबोन राउटर्स हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई राउटर दो एरिया के बीच में आता है, अगर कोई राउटर दो एरिया के बीच में आता है तो उसको हम ABR या फिर एरिया बॉर्डर राउटर बोलते हैं। तो यहां पे R3 और R4 ये दोनों राउटर्स ABR हैं, एरिया बॉर्डर राउटर हैं। अब एरिया बॉर्डर राउटर बनने का भी एक कंडीशन होता है। कंडीशन यह है कि एरिया बॉर्डर राउटर का एक इंटरफेस एरिया 0 से जुड़ा होना चाहिए और दूसरा कोई इंटरफेस नॉन बैकबोन एरिया से जुड़ा होना चाहिए। तो यहां पे हम देख सकते हैं R4 का एक इंटरफेस एरिया 0 में है और R4 का दूसरा एक इंटरफेस एरिया 1 में है। सिमिलरली R3 का एक इंटरफेस एरिया 0 में है और R3 का दूसरा इंटरफेस एरिया नंबर 2 में है, जिसकी वजह से R3 और R4 ABR बने। अब यहां पे अगर एक और मैं एक एरिया बना दूं, या फिर मैं एक अलग सा एग्जांपल ले लूं। एक राउटर है यहां पर, उसका ये वाला इंटरफेस एरिया 1 का पार्ट है और ये वाला इंटरफेस एरिया 2 का पार्ट है। तो ये एबीआर नहीं बन सकता, क्योंकि कंडीशन यही है कि कोई एक इंटरफेस एरिया 0 का पार्ट हो तो ही वो एबीआर बन सकता है। तो अगर ये एरिया 0 का पार्ट है या फिर ये एरिया 0 का पार्ट बना तो वो एबीआर बनेगा, नहीं तो वो एबीआर नहीं कहलाएगा। अब ये बाकी जितने भी राउटर्स हैं, R5, R7, R9, R8, R6, R7, R10 सॉरी, ये सभी राउटर्स को हम इंटरनल राउटर्स बोलते हैं। मतलब इन सभी राउटर्स के सभी इंटरफेसेस एक एरिया के पार्ट हैं। तो यहाँ पे R5 के जितने भी इंटरफेस है वो एरिया 2 का पार्ट है। एरिया 7 के राउटर 7 और राउटर 9 के लिए भी वही है, सेम चीज है कि इन दोनों के सभी इंटरफेसेस एक ही एरिया के पार्ट है। सेम चीज है R8, R6 और R10 के लिए कि इनका सभी इंटरफेस एक ही एरिया का पार्ट है। तो इनको हम इंटरनल राउटर्स बोलते हैं। देखा जाए तो R1 और R2 के दोनों इंटरफेस भी एरिया 0 के ही पार्ट हैं, एक सिंगल एरिया के पार्ट हैं। तो R1 और R2 भी इंटरनल एरिया राउटर्स हैं, पर वो इंटरनल राउटर्स एरिया 0 के हैं।
ये समझ में आया? अब मैंने जैसा बताया था इसके पहले वाले डायग्राम में कि एक एरिया में जो एलएसएस जनरेट हुए हैं वो दूसरे एरिया में नहीं जा सकता, और हमने ये देखा था कि ओएसपीएफ राउटर्स एक दूसरे के पास पहुंचने की कॉस्ट एलएसएस से ही पता करते हैं। तो अगर एरिया 1 में जनरेट हुआ एलएसए एरिया 2 में नहीं पहुंच सकता, तो R7 कैसे कैलकुलेट करेगा उसकी कॉस्ट R8 पहुंचने की? ये तो प्रॉब्लम हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये R4 और R3 यहां पे काम करते हैं। मैंने जैसे बताया था R3 और R4 दोनों ABR हैं और दोनों अलग अलग एरिया के पार्ट हैं। तो R4 के पास एरिया 1 की इंफॉर्मेशन भी है, R4 के पास एरिया 1 की इंफॉर्मेशन भी है और एरिया 0 की इंफॉर्मेशन भी है। सिमिलरली R3 के पास एरिया 2 की इंफॉर्मेशन है और एरिया 0 की इंफॉर्मेशन है ना? अब हम देखते हैं कि ABR अब ये इंफॉर्मेशन कैसे दूसरे एरिया तक पहुंचाता है। मान लेते हैं कि R8 के पास एक राउटर आईडी है, वो है 8.8.8.8, है ना? अब R4 को तो ये पता है कि R8 तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है ना? R4 को पता है कि उसके पास पहुंचने की कॉस्ट क्या है, क्योंकि R4 का एक इंटरफेस R8 के साथ सेम एरिया से जुड़ा हुआ है। तब R4 क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन वो आर वो एरिया 0 में जितने भी राउटर्स है उन तक पहुंचाएगा। वो ये बोलेगा कि अगर तुम लोगों को 8.8.8.8 तक पहुंचना है जिसका सबनेट मास्क जिसका सबनेट मास्क 32 है, ठीक है, मेरी कॉस्ट उस तक पहुंचने की कुछ है, मतलब एक्स कॉस्ट है, ठीक है, और तुम लोगों को अगर R8 के पास पहुंचना है तो तुम अपना डेटा मेरे पास भेजो, मैं आगे भेज दूंगा। R4 ये इंफॉर्मेशन R2, R1 और R3 को पहुंचाएगा। अब R3 क्या देखेगा, R3 ये देखेगा, R3 अपना कॉस्ट देखेगा R4 तक पहुंचने की, और वो ये आगे यहां भेज देगा इस एरिया में। तो हुआ ये, R3 अपनी कॉस्ट R4 तक पहुंचने की लगाएगा और R4 की कॉस्ट R8 तक पहुंचाने की बताएगा, और वो ये सेम चीज R7 तक पहुंचाएगा। तो R7 को पता पड़ जाएगा कि अगर उसको R8 तक जाना है तो उसको अपना डेटा R3 के पास भेजना पड़ेगा। R3 को पता है कि अगर उसको R8 तक जाना है तो उसे R4 तक भेजना पड़ेगा, और R4 तो R8 से डायरेक्टली कनेक्टेड है ही क्योंकि वो सेम एरिया के पार्ट है। तो R4 R8 को वो डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा। यही सेम चीज उल्टे डायरेक्शन में भी होता है। R3 को पता है R7 तक कैसे जाना है, वो ये इंफॉर्मेशन R4 तक पहुंचाएगा। अब R4 ये देखेगा कि वो R3 तक कैसे पहुंच सकता है, और वो ये इंफॉर्मेशन R8 तक पहुंचाएगा, जिससे कि R8 को पता पड़ जाएगा कि अगर उसे R7 तक पहुंचना है तो उसे अपना डेटा पहले तो R4 को भेजना पड़ेगा। R4 को पता है कि अगर उसको R7 तक जाना है तो वो डेटा को R3 के पास भेजेगा, और R3 क्योंकि R7 के साथ सेम एरिया का पार्ट है, वो R7 को डेटा आगे भेज देगा। तो ऐसे चलता है इंटर एरिया कम्युनिकेशन। अब ये एग्जाम्पल देखते हुए हमने एक और चीज जाना, वो ये कि सेम एरिया में जितने भी राउटर्स है उनको तो एक दूसरे के बारे में पता है ना, क्योंकि वो सेम एरिया के पार्ट है। तो ओएसपीएफ एक एरिया के अंदर, एक सिंगल एरिया के अंदर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जैसे बिहेव करता है, लिंक स्टेट प्रोटोकॉल जैसे बिहेव करता है। बट हमने ये भी देखा कि R7 को अगर R8 तक जाना है तो वो R3 पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली R3 को अगर R8 के पास जाना है तो वो R4 पे डिपेंडेंट है। और ये बिहेवियर कैसा हुआ, ये बिहेवियर हुआ आपका डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल जैसा, जो कि हमारा एक बहुत ही फेमस प्रोटोकॉल है EIGRP। EIGRP एक डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल होता है जिसमें अगर मेरे पास 3 राउटर्स हैं, R1, R2, R3, और R3 से एक नेटवर्क कनेक्टेड है X,
तो R1 R2 पे डिपेंडेंट है X नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, R2 R3 पे डिपेंडेंट है X नेटवर्क पहुंचने के लिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन R3 R2 को दे रहा है, R2 उसी के भरोसे X नेटवर्क पहुंच सकता है। सिमिलरली R2 जो भी इंफॉर्मेशन R1 को दे रहा है, उसी के भरोसे वो X नेटवर्क पहुंच सकता है। तो अगर यहां हम देखें ओएसपीएफ में इंटर एरिया कम्युनिकेशन भी डिस्टेंस वेक्टर जैसा ही काम कर रहा है, जहां पे R7 R3 पे डिपेंडेंट है R8 पहुंचने के लिए, R3 R4 पे डिपेंडेंट है R8 पहुंचने के लिए। तो इंट्रा एरिया कम्युनिकेशन ओएसपीएफ में लिंक स्टेट जैसे बिहेव करता है, जो कि बाय डिफॉल्ट ओएसपीएफ का बिहेवियर है। और इंटर एरिया ओएसपीएफ कम्युनिकेशन जो है डिस्टेंस वेक्टर जैसा बिहेव करता है। आई होप ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं ये जानने के लिए कि R4 R3 एक दूसरे के पास क्या इंफॉर्मेशन भेजते हैं जिससे कि R7 और R8 एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि R4 दो एरिया का पार्ट है ना, R4 दो एरिया का पार्ट है। अब R4 जब ABR बनता है, जब हम R4 पे OSPF कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जहां पे एक इंटरफेस एरिया 0 का पार्ट है और दूसरा इंटरफेस एरिया 1 का पार्ट है, तब ये ABR, जब R4 ABR बनता है तो वो एरिया 1 में एक LSA अपडेट भेजता है, एक LSA अपडेट भेजता है ये बोलते हुए कि मैं ABR बन गया हूं, मैं ABR बन गया हूं। और वो उसमें एक बी बिट को 1 करके भेजता है या फिर बी बिट को सेट करके भेजता है, जिससे कि इस एरिया में जितने भी राउटर्स हैं सबको पता पड़ जाता है कि R4 ABR बन गया है। तो अगर कोई भी राउटर को एरिया 1 से बाहर जाना है तो उनको डेटा R4 के पास भेजना पड़ेगा। ये R4 LSA अपडेट और उस LSA अपडेट में बी बिट ऑन करके बताता है। अब R4 के पास ये सभी राउटर्स की इंफॉर्मेशन है। R4 क्या करता है, ये सभी राउटर की इंफॉर्मेशन को एरिया 0 में भेजता है इन द फॉर्म ऑफ LSA3, जिसको हम बोलते हैं समरी LSA, जिसको हम बोलते हैं समरी LSA। और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है ये भी देख लेते हैं। मानते हैं कि R4 R8 की इंफॉर्मेशन भेज रहा है, तो ये बोलेगा कि अगर तुम लोगों को 8.8.8.8 के पास जाना है, जिसका सबनेट मास्क 32 है, और मैं इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहा हूं और मेरी राउटर आईडी है 4.4.4.4 और मेरी कॉस्ट इस राउटर या फिर 8.8.8.8 को पहुंचने की कॉस्ट है 2। ये इंफॉर्मेशन R4 जो है LSA3 में डालकर एरिया 0 में भेजता है। तो R2, R1 और R3 को ये LSA3 रिसीव होता है, जिनको वो पता पड़ जाता है कि अगर उनको 8.8.8.8 पहुंचना है तो उनको 4.4.4.4 के पास जाना पड़ेगा और 4.4.4.4 तक के पहुंचने की कॉस्ट है 2। तो अब हम 3 के हिसाब से देखते हैं। 3 को जैसे ही ये LSA नंबर 3 मिलता है तो वो ये देखेगा कि R4 से उसको एक LSA3 आया है जिसमें R4 ये बोल रहा है कि उसकी कॉस्ट 8.8.8.8 तक पहुंचने की 2 है ना। और R3 अब ये देखेगा कि उसकी कॉस्ट क्या है R4 पहुंचने की, जो है 1 + 1 + 1। तो R3 की टोटल कॉस्ट R8 पहुंचने की हो गई, ये 2 प्लस R3 की कॉस्ट R4 पहुंचने की जो कि है 3। तो R3 की टोटल कॉस्ट हो गई 5। अब ये R3 क्या करेगा, इस LSA3 को इस एरिया में भेज देगा, एरिया 2 में भेजेगा सभी राउटर के पास। R7 को जब ये LSA3 मिलेगा, R7 ये देखेगा कि अगर R7 को 8.8.8.8 के पास जाना है तो उसको जाना पड़ेगा 3.3.3.3 के पास, जो कि है R3। और R3 की कॉस्ट है 5,
8.8.8.8 पहुंचने की, और R7 अब ये देखेगा कि उसकी कॉस्ट क्या है 3333 पहुंचने की। उसकी कॉस्ट है 1 + 1। अब इन टोटल हो गया R7 की कॉस्ट R8 पहुंचने की 7। तो R7 को अब पता है कि उसकी कॉस्ट R8 पहुंचने की 7 हो गई। सिमिलरली R8 भी ऐसा ही कैलकुलेट करेगा। R3 क्या करेगा? R3 ये बोलेगा कि अगर तुम लोगों को R7 पहुंचना है तो मेरी कॉस्ट है 2, और तुम मेरे थ्रू R7 पहुंच सकते हो। ये डेटा वो R4 को भेजेगा। R4 भी यही देखेगा कि अगर उसको R7 पहुंचना है तो R3 की कॉस्ट 2 है, और R4 की क्या कॉस्ट क्या है? 3 है। तो 3 + 2 हो गया 5, और R4 वही इंफॉर्मेशन R8 को भेजेगा। अब R8 भी अपना कॉस्ट देखेगा R4 पहुंचने की, और उसको वो R4 की कॉस्ट के साथ ऐड कर देगा। तो R8 की कॉस्ट भी 7 होगी राउटर 7 पहुंचने के लिए। तो कुछ ऐसे कैलकुलेट होता है आपका इंटर एरिया कम्युनिकेशन की कॉस्ट्स। अभी हम इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने 5 राउटर्स लगाए हुए हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5, और इनके बीच में मैंने पहले से ही OSPF चला के रखा है। और R1 पे जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन चलाई है और IP एड्रेसेस जो चलाई है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। R1 के लूप बैक पे 1.1.1.1 चलाया है, जो कि उसका खुद का राउटर आईडी हो जाएगा। फास्ट इथरनेट 0/0 पे 12.0.0.1 चलाया है, और R1 पे जो OSPF कॉन्फ़िगरेशन मैंने चलाई है वो है नेटवर्क 0000 255 255 255 255। मतलब मैं सभी इंटरफेसेस के थ्रू OSPF एडवर्टाइज भी कर रहा हूं, और सभी इंटरफेसेस के थ्रू OSPF हेलो मैसेजेस भेज रहा हूं। और यहां पे अगर आप नोटिस करोगे मैंने लिखा है ये एरिया 10। तो जब भी मैं कोई भी राउटर पे एक नेटवर्क को एडवर्टाइज करता हूं तो मुझे एक एरिया स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये बोलते हुए कि ये वाला इंटरफेस इस एरिया का पार्ट है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मैंने जब पहले 2 वीडियो में OSPF कॉन्फ़िगर कर रहा था तो मैं उनमें एरिया स्पेसिफाई कर रहा था, ये बोलते हुए कि ये दोनों इंटरफेसेस एक एरिया के पार्ट हैं। तो अगर दो OSPF राउटर्स को एक एरिया का पार्ट दो OSPF राउटर्स को एडजेसेंसी क्रिएट करना है तो दोनों इंटरफेसेस को एक एरिया का पार्ट होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो वो OSPF एडजेसेंसी क्रिएट नहीं कर सकते, नेबरशिप ही फेल हो जाएगा वहां पर। तो दो इंटरफेसेस को एक एरिया का पार्ट होना जरूरी है। और आप ये भी देख सकते हो कि जैसे मैंने शो आईपी OSPF इंटरफेस ब्रीफ किया तो लूपबैक इंटरफेस और फास्ट इथरनेट 0/ इंटरफेस हम देख सकते हैं एरिया 10 के पार्ट है, और इनके आईपी एड्रेस और इनका एड्रेस मास्क भी देख सकते हैं। R2 पे ये कॉन्फ़िगरेशन है, आप पॉज कर सकते हो वीडियो चाहे तो। R3 पे क्योंकि मैंने R3 को ABR बनाया है तो R3 पे जो OSPF कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ी अलग है। मैंने ये बोला कि 23 नेटवर्क जो R2 और R3 के बीच का नेटवर्क है वो एरिया 10 का पार्ट होगा, और 34 नेटवर्क जो R3 और R4 के बीच का नेटवर्क है वो एरिया 0 का पार्ट होगा। और ये भी देख सकते हो कि लूपबैक 1 0 का पार्ट है, तो मतलब लूपबैक 1 और 34 नेटवर्क एरिया 0 के पार्ट है, और इन सभी की आईपी एड्रेस और एड्रेस मास्क आप देख सकते हो। R4 पे भी सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन दिखेगी बट सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। R5 पे भी सिंगल एरिया कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। अभी मैं R3 पे आया, मैंने चलाया शो आईपी प्रोटोकॉल्स। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे एक लाइन लिखी आ रही है, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर, मतलब R3 एक ABR है, ये भी हमें पता पड़ गया। अब R1 को, क्या R1 को पता है कि R3 ABR है या नहीं है? या फिर मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन पुट करूं कि मैं एक कंपनी में नया बंदा हूं, मुझे उस कंपनी के नेटवर्क के बारे में नहीं पता और मुझे बोला गया है कि तुम ये OSPF नेटवर्क संभालो। तो मैं देख रहा हूं कि OSPF में क्या कौन कौन राउटर्स हैं, कौन कौन से ABR राउटर्स है, क्या है कैसा है। मैं नया बंदा हूं, मुझे नहीं पता कि मेरे नेटवर्क का ABR कौन है,
तो अगर मुझे ये पता करना है तो मैं लिखूंगा शो आईपी ओएसपीएफ बॉर्डर राउटर, जिससे कि मुझे पता पड़ जाएगा कि मेरे एरिया का एबीआर कौन है और कितने एबीआर हैं। यहां पर मैं देख सकता हूं जो एबीआर है उसकी राउटर आईडी है 3333 और R1 की कॉस्ट एबीआर पहुंचने की 2 है और वो एक एबीआर है और वो एरिया 10 का पार्ट है, ये हमने देख लिया। आर अब मैंने जैसे कि बताया था कि R3 जब एबीआर बनता है तो वो बी बिट जनरेट करता है, जिससे कि सभी राउटर्स को पता पड़ जाता है कि कौन एबीआर है। और उसी वजह से जब हमने ये वाला कमांड लाइन चलाया तो हमें ये आउटपुट दिखा। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं R3 के लूप बैक एड्रेस और फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस का ये जो इंटरफेस है वो भी शट डाउन कर देता हूं, है ना। तो इससे क्या होगा, R3 एबीआर नहीं रहेगा। तो मैं यहां पे वायरशार्क चला देता हूं। सॉरी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पेशेंस रखिए। स्टार्ट कैप्चर। अब ये वायरशार्क R2 और R3 के बीच में जो भी चल रहा है वो कैप्चर कर रहा है। और ऑब्वियसली जो भी ओएसपीएफ हेलो मैसेजेस आ रहे हैं वो ऑब्वियसली R1 के पास भी जा रहा होगा, है ना, क्योंकि एलएसएस एक एरिया में फ्लड होते हैं, है ना। अब मैं क्या करूंगा, R3 के इंटरफेस को, R3 का जो एरिया 0 में जो इंटरफेस है लूपबैक और फास्ट इथरनेट 0/0 उन दोनों को शट डाउन कर देता हूं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस लूपबैक 1 शट डाउन एंड इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 शट डाउन। मैंने ये जैसे ही किया ऑब्वियसली नेबरशिप डाउन आ जाएगी। और क्या R3 एबीआर है? शो आईपी प्रोटोकॉल्स अगर मैं चलाऊं तो यहां पे हम देख सकते हैं कि अब यहां पे कोई लाइन नहीं है जो बोल रहा है कि R3 एक एबीआर है। यहां पे कोई भी ऐसी लाइन नहीं है। तो अगर R3 एबीआर नहीं है तो R1 को भी नहीं पता होगा कि R3 एबीआर है। शो आईपी ओएसपी बॉर्डर राउटर्स में कोई भी आउटपुट नहीं है, तो R1 को नहीं पता R3 एबीआर है या नहीं है ना। तो R3 कैसे बताएगा कि वो एबीआर बन गया है? तो मैं वापस ये दोनों इंटरफेसेस को अप करता हूं। इंटरफेस लूपबैक 1 नो शट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 नो शट एंड। अब यहां पे शो आईपी प्रोटोकॉल्स करते हैं तो यहां पे वापस देख सकते हैं कि यहां पर एक लाइन आ गई, इट इज एन एरिया बॉर्डर राउटर। और जैसे कि मैंने बताया था, जब कोई भी राउटर एक एबीआर बनता है तो वो एक लिंक स्टेट अपडेट जनरेट करता है जो कि एक एलएसए 1 होता है। और उस एलएसए 1 में वो ये बोलता है कि मैं एक एरिया बॉर्डर राउटर बन गया हूं, जिसमें वो अपना बी बिट ऑन करता है। एरिया बॉर्डर राउटर बी बिट यस या फिर 1 होता है। इसी से R1 को पता पड़ता है या फिर R2 को पता पड़ता है या फिर कोई भी दूसरे एरिया के राउटर्स को पता पड़ता है कि R3 अब एबीआर बन गया है। और अगर R3 एबीआर बना है तो वही LSA3 भी जनरेट करेगा, ये सभी राउटर्स को पता पड़ जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पे, जो है कि R1 कैसे पता करेगा कि R5 तक जाने की उसकी कॉस्ट क्या है। तो R1 पे मैं शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस चलाता हूं, है ना। जैसे ही मैंने ये चलाया तो आप देख सकते हो R1 के पास R1 R2 और R3 से आए हुए LSA 1s हैं। R और उसके पास नेटलिंक स्टेट्स भी है, मतलब LSA 2 भी है। और वो दो राउटर्स ने जनरेट किया है। यहां देखा जाए R1 और R2 के बीच में जो इंटरफेस है वो फास्ट इथरनेट है। और हमने ये देखा था कि OSPF फास्ट इथरनेट इंटरफेस को ब्रॉडकास्ट ट्रीट करता है ना, हमने ये देखा था। तो मतलब ये हुआ कि R1 और R2 के बीच में एक DR BDR इलेक्शन होगा,
उस इलेक्शन में R2 बना DR, तो उसने LSA नंबर 2 जनरेट किया। R2 और R3 ने भी अपना उनके बीच में DR BDR इलेक्शन किया होगा, जिसमें R3 बना DR और उसने LSA नंबर 2 जनरेट किया। तो हम LSA 1 और LSA 2 के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियो में ये कर चुके हैं। तो अब यहां LSA 3 आया, LSA 3 आया और इसने जनरेट किसने किया? 333 ने, क्योंकि वो एडवर्टाइजिंग राउटर है उसका। 3333 उसको जनरेट कर रहा है। और LSA 3 में किस नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है? एरिया 0 के नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है। 3333 जो है R3 का लूपबैक एड्रेस, मैंने दिखाया था R3 का लूपबैक एड्रेस एरिया 0 का पार्ट है। ये R4 का लूपबैक, R5 का लूपबैक, ये 34 नेटवर्क और ये 45 नेटवर्क, तो ये सभी नेटवर्क एरिया 0 के पार्ट है। तो अभी हम देखते हैं कि R1 को अगर R5 के पास जाना है तो वो कैसे अपना कैलकुलेशन करेगा। तो शो IP OSPF डेटाबेस, और हम किसका डेटाबेस देखना चाहते हैं? LSA नंबर 3 का, तो वो है समरी। और किसकी समरी LSA देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं R5 की समरी LSA, जिसका आईडी है 5.5.5.5। मैं ये करता हूं तो वो ये बताएगा कि 5.5.5.5 के पास जाने के लिए R3 इज द एडवर्टाइजिंग राउटर, मतलब R1 को R3 के पास जाना पड़ेगा। और R3 की क्या कॉस्ट है R5 रीच करने की? वो है 3। तो R1 को पता पड़ गया R3 की कॉस्ट 3 है R5 जाने की, और R1 ये देखेगा कि उसकी कॉस्ट क्या है R3 जाने की, जो कि है ABR, शो IP OSPF बॉर्डर राउटर्स। R1 की कॉस्ट R3 जाने की है 2, सो 2 प्लस 3 इज 5। R1 की टोटल कॉस्ट R5 जाने के लिए है 5, और हम ये कंफर्म कर सकते हैं शो IP OSPF, सॉरी, शो IP राउट OSPF। R1 की कॉस्ट R5 जाने की है 5, और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस जो कि है 110 OSPF में। 5 हो गई, दैट इज 3 प्लस 2। सिमिलर कैलकुलेशन R5 भी करेगा। R5 ये देखेगा कि अगर उसको R1 के पास जाना है, शो IP OSPF डेटाबेस, R1 के पास जाना है, ठीक है, तो उसको अपना समरी LSA पहले ओपन करना पड़ेगा। शो IP OSPF डेटाबेस समरी LSA ऑफ 1.1.1.1, उसने ये ओपन किया। उसने देखा कि समरी LSA के अगर ये 1 नेटवर्क के पास जाना है तो उसको 3 के पास रीच करना पड़ेगा, और 3 की कॉस्ट 1 तक पहुंचने की है 3, और R5 की क्या कॉस्ट है 3 पहुंचने की? शो IP OSPF बॉर्डर राउटर्स, R5 की कॉस्ट R3 पहुंचने के लिए 2 है, तो 2 प्लस 3 टोटल कॉस्ट हो गई 5। तो R5 की कॉस्ट R1 पहुंचने के लिए है 5, R5 की कॉस्ट R1 पहुंचने के लिए है 5। तो ऐसे होता है इंटर एरिया कम्युनिकेशन और इंटर एरिया कॉस्ट कैलकुलेशन। ये इस LSA 3 का सिर्फ पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम LSA 3 के साथ समराइजेशन और फिल्टरिंग भी देखेंगे, जिसमें नेटवर्क डायग्राम इतना सिंपल नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, बट चीजें समझने में आसान होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।